हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। और सबसे पहले तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो वीडियोस देखे हैं, वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है और वीडियो को शेयर किया है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जो भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं मैंने। और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन है वो ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा जो कांस्टेबल और रीट के लिए जो नोट्स की डिमांड आई है, ज़्यादा कांस्टेबल की डिमांड आई है कि मैं पुलिस कांस्टेबल के नोट्स अवेलेबल करवाऊँ, तो वो मैं कल या परसों तक कन्फर्मली 101% आपको अवेलेबल करवा दूँगी। उनके वीडियोज़, सबसे पहले उनका सिलेबस और उसके साथ में किस अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी उनको एक रणनीति बना के, एक अच्छा पैटर्न बना के, टाइम टेबल बना के वो मैं आपको कल नहीं तो परसों तक 101% बना दूंगी। और कल चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, तो वीडियोस बनाने में थोड़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उस वजह से कभी कभी वीडियो स्किप हो जाता है, बना नहीं पाती हूँ, चैनल पे अपलोड नहीं हो पाता है। तो अभी तक जो हमने कक्षा 6 की विज्ञान है वो पूरी पढ़ ली है, और कक्षा 7 की विज्ञान के भी 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए, और 7 की विज्ञान का तीसरा चैप्टर हम कर रहे हैं। और कोशिश करूँगी कि 3-4 दिन में कक्षा 7 की विज्ञान भी हम पूरी पढ़ लें। और इसके साथ साथ अब रीट और जो कांस्टेबल है उनके भी मैं नोट्स की वीडियो बना के आपको अब दूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी न्यूज़ जो कल की है कि इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना की 59 ऐप्स है वो बंद कर दी है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दुश्मन को वैसे नहीं तो ऐसे मारना है। तो अब कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि आप भी मैडम टिकटॉक पे थे, तो टिकटॉक पे थे क्योंकि वो लॉकडाउन में और कुछ काम ही नहीं था, तो सोचा यही एक काम कर ले। और वहाँ एक अच्छी खासी फैमिली बन गई टिकटॉक पे, और वो सारी टिकटॉक की फैमिली अब यूट्यूब पे जुड़ रही है, ताकि जो जहाँ फैमिली बनी है वो यहाँ पे आ जाए। और दूसरा चैनल भी बना रखा है हमने, तो उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगी, तो नहीं तो कहेंगे मैडम दूसरे चैनल का प्रमोशन भी कर रही है। और अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं दूसरे चैनल का नाम आपको बता दूँ जहाँ हमारे व्लॉग वीडियोज़ आते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं कक्षा 6-7 की विज्ञान का तीसरा चैप्टर, पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। की किसी पदार्थ को हम लोग पृथक्करण क्यों करते हैं, उसका पृथक्करण क्यों आवश्यक क्यों है, पृथक्करण के बिना उस चीज़ को हम लोग क्यों काम में नहीं ले सकते, तो ये पढ़ेंगे इस पाठ में हम लोग। तो इसके अध्ययन बिंदु है पदार्थ एवं मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता, और पृथक्करण की विधियाँ, कि पृथक्करण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ और मिश्रण। तो पदार्थ और मिश्रण क्या होते हैं, तो उसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। हम एक हाथ में लेते हैं शक्कर यानी कि चीनी, शुगर, दूसरे हाथ में लेते हैं हम बालू मिट्टी। तो जो चीनी है उसमें सिर्फ और सिर्फ चीनी के कण दिखाई देंगे, शक्कर के कण दिखाई देंगे हमें एक ही प्रकार के। लेकिन जो बालू मिट्टी लिए उसमें हमें मिट्टी के यानी कि बालू के कण दिखाई देंगे, कंकड़ दिखाई देंगे, कुछ घास फूस भी होगी। तो ये काफ़ी सारे उसमें छोटे कंकड़ होते हैं, घास फूस, ये सब उसमें दिखाई देते हैं। तो शक्कर क्या है, एक पदार्थ है, और जबकि बालू मिट्टी एक मिश्रण हो गया। शक्कर क्या है, एक पदार्थ है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के अवयव है। और मिश्रण जिसमें एक से अधिक प्रकार के अवयव हो। मिश्रण के उदाहरण क्या क्या है, वायु, शरबत, आइसक्रीम, दूध, समुद्री जल, बालू मिट्टी आदि। वायु गैसों का मिश्रण हमने लास्ट कक्षा 6 की विज्ञान का 7वां चैप्टर पढ़ा, लास्ट चैप्टर पढ़ा था हमने, कि वायु के बारे में, वहाँ की वायु गैसों का मिश्रण है। तो उसके बाद मिश्रण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो मिश्रण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखते हैं। तो हम इसको भी एक उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं कि पानी का गिलास लिया, उसमें या तो शक्कर घोल दें या नमक घोल दें, और कुछ टाइम बाद में उसको देखें तो क्या हमें उसमें नमक अलग से दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, ना उसमें हमें शक्कर अलग से दिखाई देगी, हमें सिर्फ वहाँ पे पानी ही दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ पानी ही है। तो क्यों,
क्योंकि वो समांगी मिश्रण बन चुका है। तो ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं लेकिन उनको अलग अलग नहीं देख सकते, उनको अलग अलग नहीं देख सकते, क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो ये तो हुआ समांगी मिश्रण कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित हो। मिश्रण है तो उनमें 2 या 2 से अधिक अवयव तो उपस्थित होंगे ही, लेकिन उन अवयवों को हम अलग अलग नहीं देख सकते, तो वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन आदि, तो ये क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण कहलाते हैं। दूसरा किसकी सहायता से समझेंगे कि किसी पानी का लिया बीकर हमने, उसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला तो वो पानी और तेल हमें अलग अलग दिखाई देंगे। तो ऐसा मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थ यानी कि उनके अवयव को अलग अलग देख सकते हैं, क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण के 2 प्रकार हो गए, पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें उनके अवयव पदार्थों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। और जिसमें अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है पानी और तेल का मिश्रण, और समांगी मिश्रण का उदाहरण है नमक का जलीय विलयन, शक्कर का जलीय विलयन। ये तो पदार्थ की प्रकृति के आधार पर मिश्रण के कितने भाग हैं? 2 प्रकार है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। उसके बाद है पृथक्करण। तो पृथक्करण हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं? तो सबने घरों में देखा ही है कि गेहूँ लेके आते हैं, जब भी हम या तो खेत से या मंडी से जब भी गेहूँ लेके आते हैं घरों में, या चावल या कोई भी अनाज लेके आते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? साफ़ करते हैं। उसमें जो भी कंकड़ होते हैं या जो भी अन्य अशुद्धि होती है उनको हाथों से बीनते हैं, उनको अलग कर लेते हैं। तो किसी भी मिश्रण में से प्रत्येक अवयव को अलग करना पृथक्करण कहलाता है। तो मिश्रण के इन अवयवों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? इनको पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो क्यों होती है? मिश्रण से अशुद्धियों को पृथक करके हम उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, सामर्थ्य एवं उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम उनकी शुद्धता को बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ा सकते हैं, और साथ ही मिश्रण में जो घटक है उनका अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि सीमेंट में अशुद्धि के कारण उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है, सोने में अशुद्धि होती है तो उसकी चमक कम हो जाती है, अशुद्ध जल को पीने से हम बीमार भी हो जाते हैं। तो मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। फिर है कि पृथक्करण की विधियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहली है देसी विधि, अपने बीनना, हैंड पिकिंग। तो जो गेहूँ, चावल, दाल में से जो अनुपयोगी पदार्थ है, जैसे कि दूसरे अनाज है, कंकड़ है, मिट्टी है, दूसरी अशुद्धियाँ होती है, वो होती बहुत कम मात्रा में। ऐसा नहीं कि उनमें बहुत ज़्यादा होती, बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन इनको उनसे अलग करना होता है। और इन अशुद्धियों का रंग और साइज़ जो दोनों होता है, आकार, वो मुख्य अनाज से भिन्न होता है। इन अशुद्धियों को हम हाथ से निकालते हैं, इसे बीनना या हस्तचयन कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। दूसरा है छानना या चालना। तो जब भी हम आटे को गूंथते हैं तो सबसे पहले हम आटा छानते हैं छलनी से। तो छलनी में से जो शुद्ध आटा होता है वो नीचे आ जाता है परात में, और दूसरी जो अशुद्धियाँ होती है उस आटे में वो छलनी के ऊपर रह जाती है। और दूसरा उदाहरण कि जब भी हम कोई घर बना रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं निर्माण से संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित, तो हम एक बड़े से छानने की सहायता से जो बजरी होती है, रेत होती है, उसमें से हम उसको छानते हैं, तो वो कंकड़ और पत्थर अलग हो जाते हैं और वो रेत अलग हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? छानना या चालना। छानना मतलब छलनी से छान रहे, और चालना मतलब चालने से छान रहे। फिर है निष्यंदन, कि निष्यंदन किसी को गंदा जल है उसमें से अशुद्धियाँ कैसे दूर करेंगे, जो उसमें अविलय अशुद्धियाँ हैं उनको कैसे दूर करेंगे। तो छानने के लिए, निष्यंदन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक छना कागज़ आता है, उसको लेके उसको एक शंकु बनाएंगे और शंकु को एक कीप में लगाकर रख देंगे, और जो गंदा जल है उसको उस छने कागज़ पर धीरे धीरे डालते रहेंगे। तो वो डालते रहेंगे तो जो साफ जल होगा वो उस छने कागज़ में से छन कर नीचे चला जाएगा, जो नीचे हमने बर्तन रखा उसमें, और उस छने कागज़ के ऊपर मिट्टी के कण, कंकड़ आदि कागज़ के ऊपर ही रह जाते हैं और जल नीचे चले जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निष्यंदन कहते हैं।
तो ठोस और द्रव में से किसी मिश्रण के पदार्थों को पृथक करना। तो ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण में से मिश्रण अवयवों को पृथक करना क्या कहलाता है? निस्यंदन कहलाता है। फिर है निष्पावन यानी कि फटकना, विनोविंग। तो फटकना क्या होता है, विनोविंग क्या होता है? ये जो चित्र में दिया हुआ हम लोगों ने देखा, ये इसे हिंदी भाषा में सूप कहते हैं, लेकिन हम मारवाड़ी भाषा में इसे छाला कहते हैं। बड़ा जो या तो लोहे का बना होता है बड़ा सा, या फिर जो सींक आती है बड़ी बड़ी, उनका बना हुआ होता है, जो बना के देते हैं हमारे जो गांव में होते हैं, जो ये चमड़े वगैरह का कार्य करते हैं वो बना के देते हैं। और जो लोहे का होता है वो लोहार बना के देते हैं। शहर वालों ने देखा है नहीं देखा पता नहीं, लेकिन गांव वालों ने तो सबने ये देखा ही है। तो जो भी हम कोई फसल लेके आते हैं खेतों से या फिर बाज़ार से, उसको क्या करते हैं, फटक फटक के साफ़ करते हैं। तो उसमें जो हल्की अशुद्धियाँ होती है वो क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, जबकि अनाज अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फटकना कहते हैं। और दूसरा कि निष्पादन किसी चीज़ का कैसे किया जाता है, कि जब भी हम खेती करते हैं, खेतों में फसल होती है, उसको हम थ्रेसिंग से निकाल लेते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं, उस अनाज को हम काफ़ी ऊंचाई से गिराते हैं। तो उस अनाज में जो भी अशुद्धियाँ होती है, हल्की अशुद्धियाँ, जो भी हल्का भूसा कचरा होता है, वो क्या होता है, वो तो दूर गिर जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है, हवा के बहाव के हिसाब से गिराते हैं। और जो अनाज होता है वो पास में ही गिर जाता है, उस अनाज की ढेरी पास में ही बन जाती है। तो इस प्रकार मिश्रण में से अवयवों को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है, निष्पावन कहलाती है। अभी चौमासा आएगा, खेती करेंगे, सब आ ही गया चौमासा, तो सबने लगभग खेतों में खेती कर ली। जब फसल लेंगे ना, तब सभी लोग इस निष्पावन विधि का तो कन्फर्म प्रयोग करेंगे ही करेंगे। फिर है अपकेंद्रण। तो घरों में बिनौला करते हुए तो सबने देखा, सबके घरों में बिनौला होता है, सब करते हैं। तो उसमें कौन सी विधि काम में ली जाती है, अपकेंद्रण विधि। तो इसमें दही से मक्खन और छाछ दोनों को अलग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, बिलोने की सहायता से दही को पात्र में वर्ताकार घुमाया जाता है। उसको वर्ताकार घुमाना जरूरी होता है, जिससे कि क्या होता है, भारी अवयव, भारी कौन है इसमें, छाछ हो जाती है, वो भारी होती है, वो नीचे रह जाती है, और मक्खन हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है, अपकेंद्रण कहलाती है। तो जो घरों में हम बिलोना करते हैं वो अपकेंद्रण विधि द्वारा होता है। फिर है थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग किसे कहते हैं, कैसे करते हैं, कि खेतों में जब भी कोई अनाज होता है तो उनको क्या करते हैं, उस अनाज के पौधों को सुखाया जाता है। उसके बाद उन अनाज के कणों को अलग अलग करने के लिए जो सूखे पौधे हैं उनको या तो पत्थर पर या लकड़ी के पट्टे पर उनको ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता है, जिससे क्या होता है, जो अनाज के कण होते हैं वो पके हुए कण वो उससे पौधे से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। और लेकिन आजकल ये कार्य मशीनों से किया जाता है। कम फसल होती है तो उसमें हाथों से कर लिया जाता है, अधिक फसल होने पर ये कार्य मशीनों से किया जाता है। ये थी पृथक्करण की छठी विधि। उसके बाद अगली है वाष्पीकरण किसे कहते हैं, समुद्री जल कैसे प्राप्त किया जाए। उसके लिए एक उदाहरण देख लेते हैं। हमने कोई डिश ली और उसको आधा पानी से भर के उसमें नमक घोल दिया, और उसके बाद उसको गर्म करने के लिए रख दिया। तो कुछ देर बाद में हम देखेंगे तो उसमें जो पानी है सारा का सारा वो वाष्प बनकर उड़ जाता है, और पीछे जो डिश रखी है हमने उसमें सिर्फ और सिर्फ नमक रह जाता है। तो इस विधि से हम समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं, जिसमें वाष्पीकरण के लिए जल को छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लेगुन कहते हैं। तो नमक प्राप्त करने के लिए जल की जो छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, लेगुन कहते हैं। और लेगुन में से क्या होता है, जब सूर्य की अधिक गर्मी होती है तो वो सारा का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक क्यारियों में शेष रह जाता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। फिर है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से किसी चीज़ को कैसे अलग किया जाता है, तो हम रेत में से लोहे को अलग करना चाहे तो हम रेत में लोहा चुंबक घुमाएंगे तो उसमें जो लोहे के अयस्क होंगे, जो लोहे के गुण रखने वाले होंगे, वो उस चुंबक पर चिपक जाते हैं। तो चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से अलग करना क्या कहलाता है, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। फिर है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो जब हम घरों में जो गर्म कपड़े हैं उनको हम जब रख देते हैं कि अब नहीं पहनने, इनको वापस अगली सर्दियाँ पहननी हैं, तो उनमें हम कपूर की या नेफ्थलीन, कपूर यानी कि नेफ्थलीन की गोलियां डालकर रख देते हैं।
वो नेफ्थलीन की गोलियां क्या होती है, कुछ समय बाद या तो बहुत छोटी हो जाती है या होती नहीं, कि हमने इसमें रखी तो थी, हमारी नेफ्थलीन की गोली गई कहाँ। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसका। तो कुछ ठोस क्या होते हैं, गर्म होने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें वाष्प अवस्था नहीं होती है, सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं और ठंडा करने पर वाष्प से सीधा ठोस अवस्था में आ जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। यानी कि ठोस को गर्म किया, सीधा वाष्प को ठंडा किया तो सीधा ठोस बन जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा नमक और नौशादर के मिश्रण को अलग किया जाता है। फिर है 10वां, अवसादन व निथारना। के अवसादन और निथारना क्या होता है। तो अवसादन किसी चीज़ का कैसे होता है, जैसे कि हमने गंदा पानी लिया जिसमें मिट्टी वगैरह सब मिली हो, या फिर साफ़ पानी लेकर उसमें हमने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। साफ़ पानी लिया, उसमें हमने थोड़ी मिट्टी डाल दी और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं तो क्या होता है कि वो सारी की सारी मिट्टी जाकर पैंदे पर जम जाती है और ऊपर पानी साफ़ रहता है। तो जो मिश्रण में भारी अवयव है वो क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं। तो मिश्रण के भारी अवयवों को नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। उसके बाद जब उसमें मिट्टी है, जो मिट्टी नीचे जम गई, तो उस शुद्ध पानी को हमें क्या करना, अलग करना, निथारना है। तो उसके लिए हम धीरे धीरे उस पानी को किसी दूसरे बर्तन में डालते हैं, धीरे धीरे स्थानांतरित करते हैं ताकि वो मिट्टी उसमें नहीं आए। तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए सावधानी पूर्वक दूसरे बीकर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को निथारना कहते हैं। फिर है आसवन। आसवन किसे कहते हैं। तो जलाशयों और नल के जल में अशुद्धियाँ घुली रहती है। ऐसा जल प्रयोगशालाओं या दवाइयाँ बनाने में काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे अशुद्ध जल का उपयोग होता है, एक डिस्टिल वाटर का उपयोग होता है। तो प्रयोगशाला और इंजेक्शन की दवा घोलने के लिए अशुद्ध जल का उपयोग करते हैं। तो जल से घुली हुई अशुद्धियों को दूर कैसे करना है, तो उसमें क्या करना है, ये प्रयोग द्वारा इसमें समझाया गया। देखिएगा कि एक केतली लेके उसमें हम थोड़ा सा पानी लेते हैं, उस पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और उसके बाद एक धातु की प्लेट लेते हैं और उस पर कुछ बर्फ़ रख देते हैं। और जो प्लेट है, प्लेट को क्या करते हैं, उसको कहाँ पकड़ना है, जो केतली है, केतली के ऊपर जो टोटी बना रखी है, ठीक उसके ऊपर पकड़ना है। तो केतली का सारा पानी क्या होता है, भाप में बदल जाता है। जैसे जैसे गर्म होता है वो भाप में बदलता जाता है, और द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। और पानी की जो अशुद्धियाँ होती है वो तो नीचे केतली में रह जाती है, और शुद्ध पानी होता है वो क्या होता है, भाप बन जाता है। तो द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना वाष्पन कहलाता है। और जब बर्फ़ से जो ठंडी प्लेट कर रखी है हमने, जिसके ऊपर बर्फ़ रख रखा, उसके संपर्क में आते ही क्या होता है, द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है वो भाप, और ये द्रव क्या होता है, बूंद बूंद होकर बीकर में एकत्रित हो जाता है। तो भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो वाष्प से भाप बनना, नहीं, द्रव से वाष्प बनना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। और भाप को द्रव में परिवर्तित करना, यानी कि वाष्प को द्रव में परिवर्तित करना संघनन कहलाता है। तो किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव, यानी कि क्या चाहिए उसमें, कि वाष्पीकरण और संघनन दोनों विधियां होती है, तो उससे जो शुद्ध द्रव प्राप्त करते हैं उस विधि को क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। आसवन यानी कि द्रव वाष्पन क्रिया वाष्प होती है, वाष्प वापस संघनन क्रिया द्रव में बदल जाता है। तो इस पार्ट में हमने पढ़ लिया कि पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है। पहले मिश्रण पढ़ लिया, पदार्थों मिश्रण क्या होता है, मिश्रण के प्रकार पढ़ लिए, पृथक्करण की विधियां पढ़ ली कि कौन कौन सी। पहली विधि है बीनना, दूसरी छानना, तीसरी निस्यंदन, चौथी निष्पादन यानी कि फटकना, पांचवी अपकेंद्रण यानी कि बिलोना कर रहे हैं, छठी थ्रेसिंग है, सातवीं वाष्पीकरण, आठवीं चुंबकीय पृथक्करण विधि, और नवीं ऊर्ध्वपातन, 10वीं अवसादन और निथारना, 11वीं आसवन विधि। तो ये पूरी 11 विधि है पृथक्करण की। तो अभी तक हमने इस पाठ में क्या देखा, मुख्य अध्ययन बिंदु देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अवयवों को निश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। और पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी है, वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन, निथारना, आसवन, बीनना, थ्रेसिंग आदि क्या है, मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधियां हैं। नमक और नौशादर का पृथक्करण ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आसवन कहलाती है।
किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है। तो इसके बाद में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं कि गेहूं से कंकड़ को अलग कौन सी विधि से किया जाता है? दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग करते हैं? समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है? और भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये इस पाठ के प्रश्न उत्तर है और ये पढ़ा हमने कक्षा 7 की विज्ञान का तीसरा चैप्टर। और एक बार फिर से आपको याद दिला देती हूँ, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन है वो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या पढ़ना है। जैसे कुछ डिमांड आई है कांस्टेबल की तो मैं 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो अभी का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।